हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी को जो प्रपोज किया था जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम था सिज्विक एंड पॉवेल। तो पॉवेल और सिज्विक ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और फर्दर इसे डेवलप किया था नायहॉल और गिलेस्पी। इस थ्योरी को समझने से पहले हम समझते हैं इस थ्योरी का नाम क्या है। इस थ्योरी का नाम, इस थ्योरी को हम कहते हैं VSEPR थ्योरी, वस्पर थ्योरी। या इसे हम लोग अगर इसके नाम को समझे तो सबसे पहले इसमें जो टर्म है वो है वैलेंस शेल। VS का मतलब होता है वैलेंस शेल। क्या होता है वैलेंस शेल? तो देखिए दोस्तों, किसी भी एटम में ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और इसके आसपास होती है बहुत सारी शेल। इन सारी शेल्स में से जो लास्ट शेल होती है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। एग्जांपल के लिए अगर मैं सोडियम लेता, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी जो शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास सोडियम में क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो हम कहते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। दूसरा जो टर्म इसमें आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर? तो इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल को हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं अमोनिया का, NH3। अमोनिया एक कंपाउंड है, इसका सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन तो टोटल 8 आ सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद इसके पास बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता लग गया कि नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। जब ये नाइट्रोजन अमोनिया कंपाउंड बनाता है तो इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो इन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाते हैं। मैं नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, यहाँ 3 हाइड्रोजन बना देता हूँ और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर देता हूँ। तो हमें यहाँ ये क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ उन्होंने बॉन्ड बना लिया है। इसके अलावा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 में से 3 अगर यहाँ कंज्यूम हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ की जगह डिनोट कर देता हूँ। तो अब देखिए, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स है। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स यहाँ इसके पास 2 तरह से हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स में डिफरेंस है। जो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है और इसीलिए हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग करने में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जब मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देखता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के हैं। इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो जो बॉन्ड बनाए या फिर जो बॉन्ड नहीं बनाए। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हम यहाँ से हमें क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक पेयर बना रहे हैं तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये समझ में आ गया कि VSEPR थ्योरी में VS का मतलब है वैलेंस शेल,
EP का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर और R का मतलब है रिपल्सन। इस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब रिपल्सन क्या है तो इसको हम लोग समझते हैं आगे इस थ्योरी में। अब हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स इस तरह से हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है VSEPR थ्योरी, ये इसका पहला पॉइंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है, वो डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है कि उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उनके ऊपर सेम चार्जेस है, सभी पे नेगेटिव चार्जेस है। तो सेम चार्जेस होने के कारण इनके बीच में होने लगता है रिपल्सन। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेम चार्जेस होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनमें आपस में रिपल्सन होने लग जाता है। तीसरा पॉइंट, इस रिपल्सन को कम करने के लिए, टू अवॉइड दीज रिपल्सन्स, जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल से जुड़े हुए, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, स्पेस में एक डेफिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि ये रिपल्सन कम हो सके। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए, टू अवॉइड दीज रिपल्सन्स, मॉलिक्यूल जो है अपनी पोजीशन, कोई डेफिनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, डेफिनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको आई होप क्लियर है। VSEPR थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। दूसरा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपस में सेम चार्जेस है, जैसे हमने अमोनिया देखा, वहां सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड पेयर जुड़े हुए थे और एक लोन पेयर जुड़ा हुआ था। तो क्योंकि लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में दोनों में सेम चार्जेस है, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, इस रिपल्शन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं वो स्पेस में एक डेफिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि रिपल्शन थोड़ा कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इस कंपाउंड को, ये फॉर्मेल्डिहाइड है ना। इस कंपाउंड में देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। या मैं ले सकता हूँ CO2 को, 2 एग्जाम्पल में इसके ले लेता हूँ। तो ये थ्योरी का जो फोर्थ पोस्टुलेट है, ये बताता है कि अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और इसे हम कहते हैं सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं कहता हूँ सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम टू सेम अगर मैं इस कंपाउंड में देखने की कोशिश करूं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 2। और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी मैं कहूंगा सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जो नायहोल्म और गिलेस्पी ने जो पॉइंट ऐड किया था वो ये किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन दोनों में रिपल्सन तो होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्सन जो लग रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग है, रिपल्सन की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिपल्सन को देखें, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिपल्सन को देखें तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है
दो लोन पेयर के बीच में, अगर दो लोन पेयर एक दूसरे के बहुत पास पास है तो उनमें भी रिपल्शन होगा और उनका रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर कभी एक लोन पेयर है उसके पास एक बॉन्ड पेयर है तो उनके बीच में भी रिपल्शन होगा, लेकिन ये रिपल्शन लोन पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्शन से कम होगा। और सबसे लास्ट में सबसे कम रिपल्शन जिसमें होगा वो है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन इतना कम होता है कि हम उसे कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो आई होप आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। दूसरा, बीइंग सिमिलरली चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है। तीसरा, इन रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है एक दूसरे से स्पेस में थोड़ी दूरी बना लेते हैं, डेफिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई करके। चौथा पॉइंट कि अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं और इसे हम कहते हैं सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो एग्जांपल लेके भी हमने इसे समझ लिया। और लास्ट पॉइंट जो नायहॉल्म और गिलेस्पी ने हमें एडअप किया था इस थ्योरी में, वो है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन का, कि सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में और उससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में और सबसे कम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत ही फेमस जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है अमोनिया का और वाटर का। तो पहले हम अमोनिया को देखते हैं। हमने अमोनिया इस कंपाउंड को पहले भी अभी एग्जाम्पल में लिया था। अमोनिया में हम देखते हैं, चलिए हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन इसका कैसे आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही निकालने की कोशिश करें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालते नहीं आता है, उसको एक्सप्लेन करते नहीं आता है किसी कंपाउंड में, तो आप इससे पहले वाला वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का जरूर देखिए, ठीक है। तो हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ है नाइट्रोजन। फिर लिखते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम देखते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा है, तो सेकंड शेल, आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा हमारा वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल को ड्रॉ कर लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालने की पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है। तो हमने देखा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप होती है, हम देखते हैं नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने हैं 3 और इसकी इस ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो हमें इसके बाद एक्साइटेड स्टेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें ग्राउंड स्टेट में ही मिल गए हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करें, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल, पी पी और पी, 3 पी ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अमोनिया में। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 4 नए ऑर्बिटल्स भी बन जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर थे तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ थे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए। अब 3 हाइड्रोजन ओवरलैप करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस यहाँ खत्म हो गई है। सेकंड स्टेप पे हम जा रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप होती है ओवरलैपिंग। 3 हाइड्रोजन आएंगे इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास, अपना अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और ओवरलैपिंग करके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं जहां से VSEPR थ्योरी का काम स्टार्ट होता है ना। VSEPR थ्योरी को जहां से हमें कंसिडर करना होता है, तो हम देखते हैं अमोनिया, इसमें यहाँ हाइब्रिडाइजेशन करने का कारण ये रहा कि हमें पता लग गया 3 इसमें बॉन्ड पेयर है और 1 इसमें लोन पेयर है।
तो अमोनिया का स्ट्रक्चर, अब देखिए हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या होती है, कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होती है, कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, जिसमें एक एटम ऊपर होता है और 3 पिरामिड के फॉर्म में नीचे एटम्स होते हैं। तो यहाँ अमोनिया में हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, एक यहाँ, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। 3 हाइड्रोजन मैंने इस तरह से डिनोट कर दिए एक पिरामिड के फॉर्म में, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ऊपर डिनोट कर देता हूँ यहाँ। तो ये हो गया हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, तो हम जानते हैं लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो ये लोन पेयर इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये जो दोनों हाइड्रोजन के एटम है एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने के कारण इनका बॉन्ड एंगल अगर 109.5 डिग्री होना था, लेकिन ये पास पास आ गए तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और घट के रह जाएगा 107 डिग्री। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इस लोन पेयर में और इस बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होने की जगह 107 डिग्री ही होता है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि वाई जो अमोनिया है, क्वेश्चन आपका बनता है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ना होके 107 डिग्री क्यों होता है। इसका स्ट्रक्चर हम क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसीडर नहीं करते तो केवल एक पिरामिड हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पिरामिडल। ये था VSEPR थ्योरी के एप्लीकेशन का एक एग्जांपल। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ले रहा हूं और वो एग्जांपल है वाटर का। वाटर में भी हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। वाटर में हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो वाटर का फॉर्मूला H2O हमारा कंपाउंड है। इसमें सेंट्रल एटम देखो तो अकेला एटम ऑक्सीजन है, उसको 2 हाइड्रोजन ने सराउंड करके रखा है, तो सेंट्रल एटम हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4। अब आगे हम लोग अगर देखें तो इसको ड्रॉ करना है हमें वैलेंस शेल को। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में या p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि H2O में ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं। 2 हाइड्रोजन से जुड़ना है, 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। हम देखते हैं इसके ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक्साइटेड स्टेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4 ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एज इट इज मैं लिख देता हूँ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर थे, यहाँ 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सेकंड स्टेप हमें बनाना है ओवरलैपिंग करके बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन है ओवरलैपिंग करने के लिए, 2 हाइड्रोजन को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास लिख देता हूँ। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बनाएगा ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन देखने से हमें ये पता लग गया कि इस कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है H2O में वो है sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में 2 चीज़ें मुझे याद है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। तो क्योंकि इस कंपाउंड में
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री और इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। अब यहां देखिए यहां पर इस कंपाउंड में रिपल्शन और ज्यादा होता है, इस कंपाउंड में रिपल्शन और ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर ही रहा है, ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर ही रहा है। तो अमोनिया में एक ही लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा था, यहाँ 2 अलग अलग लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन पे रिपल्शन लग रहा है, वहां भी लग रहा था 2 हाइड्रोजन पे रिपल्शन, लेकिन यहाँ एक लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्शन भी है। और हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा लगने वाला रिपल्शन भी लग रहा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन लग रहा है। तो यहाँ अमोनिया से ज्यादा रिपल्शन लगता है और इसके कारण ये दोनों हाइड्रोजन और पास आ जाते हैं। तो अगर ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों एटम, हाइड्रोजन जो है दोनों एटम पास आ जाएंगे इस रिपल्शन के कारण, लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण, और ये एंगल कम हो जाता है, बन जाता है 104.5 डिग्री। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो हम लोन पेयर अगर इसमें कंसिडर नहीं करते तो इसका जो शेप होता है बेंट शेप होता है, या हम इसको उल्टे वी शेप का भी बोल सकते हैं, पर इसे हम कहते हैं बेंट शेप। तो वाटर का जो शेप होगा वो होगा बेंट शेप। तो ये 2 एग्जाम्पल VSEPR थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, अमोनिया और वाटर के। इन दोनों में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है, वाटर में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ना होकर 104.5 डिग्री क्यों होता है, या इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल ना होकर बेंट शेप का क्यों होता है। तो इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो आई होप कि VSEPR थ्योरी और उसका एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।